हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पैट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो तीसरी शताब्दी से ये शुरू हुआ था। गुप्त वंश धीरे धीरे उदय होना इसका शुरू हुआ था और इसके जो संस्थापक थे श्रीगुप्त थे। ठीक है, इनका टाइमिंग कब से कब तक था ये भी पूछ सकता है कभी कभी मिलान करने में। तो इनकी टाइमिंग जो थी 240 से 280 ईसा पूर्व के बीच में थी। ठीक है, इनके जो पुत्र थे श्रीगुप्त के वो थे घटोत्कच, पर इन्होंने कुछ खास ऐसा काम नहीं किया। वंश को ज़्यादा कुछ मतलब इतना दिया नहीं था जितना बढ़ाना चाहिए था, या फिर इनका कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि ये बहुत बड़े महान शासक थे, ऐसा कुछ नहीं मिलता है, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा कभी पूछता नहीं है। पर हाँ, इनके जो पहले पुत्र थे वो थे घटोत्कच। ठीक है, और गुप्त वंश के जो सबसे महान शासक हुए थे वो हुए थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे उन्होंने गुप्त वंश का एक तरह से बहुत ज़्यादा परचम लहराया था। ठीक है, इनकी टाइमिंग कब से कब तक थी? तो 319 से 320 की टाइमिंग में थे। इन्होंने जो है राजगद्दी अपनी धारण कर ली थी। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे उन्होंने महाराजाधिराज इसकी उपाधि ली थी। पूछ लेता है ऑप्शन में, आपको कंफ्यूज करेगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट है, चंद्रगुप्त सेकंड है या फिर समुद्रगुप्त है। इस तरह से ऑप्शन में लगाता है कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी। तो ये उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही गुप्त संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में हमको दो तीन खास बात ध्यान रखना है कि एक तो ये गुप्त वंश के बहुत महान शासक थे, दूसरा इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, और तीसरा इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी, जो कि तीनों फैक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं समुद्रगुप्त पे। ठीक, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो लड़के थे, जो पुत्र थे, वो थे समुद्रगुप्त। ठीक है, ये उत्तराधिकारी थे अगले। इनकी टाइमिंग कब से कब तक थी? 335 से 375 ईसा पूर्व। ठीक है, इतने टाइमिंग तक इन्होंने शासन किया था। ठीक, इनको जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कई आर्यव्रत देशों को जो है जीता था। ठीक है, कई आर्यव्रत देशों को इन्होंने जीता था पहली बार में ही, इसलिए इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, और इनके बारे में हमको इलाहाबाद की अशोक स्तंभ से जो है, अशोक स्तंभ में जो अभिलेख है वहाँ से समुद्रगुप्त के बारे में जो है हमको पता चलता है, इनके शासन के बारे में कि इनका शासन कब से कब तक था। 335 से 375 जो आज हम मेंशन कर रहे हैं वो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से पता चलता है। ठीक है, इन्होंने अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इन्हें कविराज भी कहा जाता था। जैसे पहले के जो शासक होते थे वो लोग कुछ ना कुछ है उपाधि लेते थे, कुछ नाम धारण करते थे, तो वो सब क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो इन्होंने अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक और परम भागवत की जो है उपाधि धारण की थी। ठीक है, और इनको कविराज भी कहा जाता था। ठीक है, अब प्रयाग प्रशस्ति जो है, जो कि समुद्रगुप्त के ही दरबार के एक कवि थे हरिशेर, उन्होंने इनकी प्रशंसा में एक अच्छा खासा लंबा जो है ये लिखा हुआ था। एक तरह से पोयम कह लीजिए, एक तरह से कविता कह लीजिए, जो है हरिशेर ने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, हरिशेर ने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, ये प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें जो है समुद्रगुप्त की प्रशंसा मिलती है। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के इनके बारे में कि ये कैसे हैं, मतलब इन्होंने कितने देशों को जीता है, क्या क्या आज तक युद्ध जीते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। क्वेश्चन पूछता है प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिशेर ने लिखी थी। और ये किसके लिए लिखी गई थी? तो समुद्रगुप्त के लिए लिखी गई थी। ठीक है, समुद्रगुप्त जो थे संगीत प्रेमी थे। ऐसा कैसे पता चलता है कि ये संगीत प्रेमी थे? क्योंकि इनके समय के जो सिक्के हुआ करते थे उन पे इनकी वीणा सहित जो है फोटो देखने को मिलती है। ठीक है,
इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे और ये वीणा भी बजाते थे। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। अभी हमने इसके पहले क्या देखा था, चंद्रगुप्त फर्स्ट देखा था ना, चंद्रगुप्त फर्स्ट देखा था जो कि गुप्त वंश के तीसरे पुत्र थे। ठीक, मतलब पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच और उसके बाद से चंद्रगुप्त फर्स्ट वाले, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अब चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में चलते हैं। इनको आप कैसे पहचानेंगे, इन्होंने जो है विक्रमादित्य नाम लिया था। ठीक है, इन्होंने विक्रमादित्य नाम को धारण किया था और इनको देवगुप्त भी कहा जाता था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य और देवगुप्त नाम जो है धारण किया था और चंद्रगुप्त सेकंड ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, वो ऐसे पहले जो है गुप्त शासक थे जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण करी थी। ठीक, इनके समय ही ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि फाहियान जो चीनी यात्री था वो किस शासक के समय आता है, तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम आता है। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो फाहियान जो है, जो चीनी यात्री रहता है, चीन से आया रहता है, वो किस शासक के समय आता है, तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आता है। ठीक है, इन्होंने शकों को हरा दिया था, इसलिए इनको शक विजेता भी कहा जाता था और इनको शाकाहारी भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, शकों को, एक शक वंश हुआ करता था, तो उनको इन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त सेकंड ने हरा दिया था। ठीक है, इनको हरा दिया था, इसलिए इनको शाकाहारी कहा जाता था और इनको शक विजेता भी कहा जाता था। जब ये क्या किए थे, शक को हरा दिए थे, शकों को हरा दिए थे, तो उस खुशी में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, चांदी के बहुत सारे सिक्के चलाए थे और उन चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया, रुपयक। ठीक, क्या कहा गया, रुपयक। पूछ सकता है रुपयक क्या है, किससे संबंधित है, तो ये कुछ नहीं बल्कि चांदी के सिक्के हुआ करते थे जो कि चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी जीत की खुशी में चलाई थी। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, जैसे कि हम सुनते हैं ना, हमें ये तो जनरली पता होता है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। ठीक है, तो अकबर के टाइम से नहीं बल्कि वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम से ही है। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में भी 9 रत्न थे। ठीक है, और उनमें सबसे सर्वोपरि जो था वो कालिदास थे। ठीक है, बहुत प्रिय थे ये इनके। तो इनके 9 रत्न कौन है, कभी कभी ऑप्शन में लगा सकता है, तो कालिदास, धन्वंतरी, षड़पक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर और वररुचि। ठीक, ये जो है 9 रत्न चंद्रगुप्त सेकंड के थे। ठीक है, इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, चाहे कोई ट्रिक बना के, चाहे जैसे भी, और 2-4 बार पढ़ेंगे तो ऑप्शन में आपको दिख ही जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चंद्रगुप्त सेकंड के जो एक वीरसेन ये करके एक सचिव इनके हुआ करते थे, तो वो जो है व्याकरण, न्याय, मीमांसा और शब्द के, मतलब संस्कृत जो शब्द होती है उसके प्रकांड पंडित थे, उसका बहुत अच्छा यूज करना जानते थे। उनकी बोलचाल की भाषा, उनकी व्याकरण, उनकी न्याय मीमांसा जो है बहुत तगड़ी थी। किसकी, वीरसेन की। पूछ सकता है वीरसेन किस शासक के समय के प्रकांड पंडित हैं, तो वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम के। ठीक है, अब चंद्रगुप्त के बाद कौन आता है, फिर कुमारगुप्त आते हैं। ठीक है, कुमारगुप्त के बारे में एक ही बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। ठीक, और कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त। ठीक, तो इनको हमको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में जितना दिया है हम सिलेबस के अनुसार ही चलेंगे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड तक आपको पढ़ना था, हमने उतना कंप्लीट कर लिया। चंद्रगुप्त सेकंड के अभी थोड़ा सा आगे देख लीजिए बस, कि इनके पुत्र थे कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के पुत्र थे स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त किस लिए फेमस है, तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, बस इतना। अब हम थोड़ा गुप्त काल के कुछ और भी विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं, क्या क्या फेमस थी। गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं गुप्त काल को स्वर्ण युग, से मतलब है कि सब कुछ बहुत बढ़िया रहा होगा, मतलब धन धान्य से भरा होगा। धन धान्य ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक चीज़ें भी बहुत अच्छी रही होंगी इस समय की, सारा विकास एकदम चरम पे होगा, इसीलिए। चलिए देखते हैं। गुप्त काल में जो उज्जैन था, जो उज्जैन नगर था, वो प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ठीक है, मतलब यहाँ से लेन देन होता था, आयात निर्यात होता था चीज़ों का। ठीक है, कहाँ से, उज्जैन से।
पूछ सकता है उज्जैन किस काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, तो वो है गुप्त काल का। गुप्त काल में राजाओं ने सबसे अधिक, और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी पॉइंट है, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किए थे। ठीक है, गुप्त काल के, इसीलिए तो इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के, और राजा सोने के सिक्के कब जारी करेगा, जब उसके पास ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा सोने होंगे, बहुत ज़्यादा धन धान्य होगा। ठीक है, अब इसलिए इनको जो है, इस काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए, एक एरड़ अभिलेख जो था, जैसे अभिलेख मिलते हैं ना, अशोक के समय मैंने पढ़ाया था कि अभिलेखों पे लिखा रहता था कि हाँ, तो आज हम जान पाते हैं कि हाँ, इस अभिलेख से हमको मालूम चलता है ये घटनाएं हुई हैं। तो गुप्त काल के समय में एरड़ अभिलेख से हमको पता चला था कि हाँ, सती होने जैसी कोई घटना भी होती है। तो किसी के पहले, सबसे पहले सती होने की घटना को किससे पता चलती है, किस अभिलेख से, एरड़ अभिलेख से। ठीक है, अब गुप्त काल में जो विष्णुगुप्त थे, जैसे कि इनके जो दरबार में कवि हुआ करते होंगे, तो उसमें एक कवि थे, रचयिता थे, कह सकते हैं विष्णुगुप्त। ठीक है, तो विष्णुगुप्त द्वारा रचित एक पंचतंत्र, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, वो पंचतंत्र बहुत ही फेमस ग्रंथ मानी जाती है। उसमें 5 भाग में कहानियाँ हैं, रचनाएं हैं। ठीक है, और उस वक्त वो संस्कृत में थी, अभी तो उसको यूरोपीय भाषाओं में भी अनुवाद में ला दिया गया है। तो इसलिए पंचतंत्र जो है आज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये गुप्त काल में ही थी, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके रचयिता कौन थे, विष्णुगुप्त। ठीक है, गुप्त काल में अजंता की गुफाएं, अजंता मैं बता देती हूँ, एमपी में गुफाएं जो हैं पाई जाती हैं, जो अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गुफाएं जो हैं गुप्त काल में ही बनाई गई हैं। अजंता में यदि 29 गुफाएं हैं, तो उसमें से समझ लीजिए 6 ही बस गुप्त काल की नहीं है। ठीक है, मतलब 23 गुफाएं तो गुप्त काल के ही बनी हैं, गुप्त काल के समय में ही अजंता गुफाएं बनाई गई हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस समय एक तरह से इस कला का भी बहुत अच्छा विकास हुआ था। ठीक, वराह मिहिर, जो कि एक नवरत्नों में से एक थे, इन्होंने जो है वृहत संहिता, पंच सिद्धांत विरहजाक और लघु जातक की रचना की थी। ठीक है, वराह मिहिर ने। ठीक, अब संस्कृत भाषा का भी विकास जो है गुप्त काल में कैसे हुआ होगा, बहुत ज़्यादा हुआ था, इसीलिए तो ये इनकी शासकीय भाषा थी, इसी में इनका सारा पॉलिटिकल वर्क हुआ करता था। सारे के सारे जो है राजतांत्रिक जितने भी काम होते हैं, जो एक राजकीय लेवल पे होते हैं, शासकीय लेवल पे होते हैं, वो संस्कृत भाषा में हुआ करती थी। ठीक है, गुप्त काल में। और मंदिर बनाने का भी जो है विकास जो है इसी काल में हुआ था। मतलब देखिए, हर तरह के विकास आपको गुप्त काल में 1 बाय 1 मिलते जा रहे हैं। ठीक है, मंदिर बनाना हो गया, फिर गुफा हो गई, फिर रचनाएं हो गई, फिर भाषा का विकास भी देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट आप देख लीजिए, आपको तो मालूम ही होगा, ये कालिदास की जो सबसे महान कृति है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, वो भी इसी काल की सबसे बड़ी रचना है। और क्योंकि कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के जो है नवरत्नों में से एक थे, तो ये तो और भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने जो है अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी, ये गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल में लौकिक कला की भी बखूबी विकास हुई। लौकिक कला जैसे कि नाटक होता है ना, हम लोग नाटक, ये सब जो नाटक लिखे जाते हैं, तो उस समय लौकिक कला भी बहुत अच्छा जो एक कह सकते हैं विकास हो रहा था उसका। भास जो एक लेखक थे, एक नाटककार थे, उन्होंने अपनी 13 नाटक लिखी थी। उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ उन्होंने नाटक के माध्यम से बताने की कोशिश की थी। इसीलिए गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्वांगीण विकास हुआ है। केवल रचना ही नहीं हुई है, केवल गुफा बनाना ही नहीं हुआ है, केवल मंदिर ही नहीं हुआ है, हर तरह का, मतलब कहते हैं ना, सर्वांगीण विकास हुआ है, हर तरह की कला का विकास हुआ है, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल में कुछ प्रचलित मंदिर भी थे। ये पूछ सकता है कौन से मंदिर कहाँ पे है। विष्णु मंदिर जो था वो जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश के जबलपुर में तिगवा नामक जगह पे है। ठीक, शिव मंदिर जो है वो भी मध्य प्रदेश के नगौदा में भूमरा नामक जगह पे है। और पार्वती मंदिर जो है मध्य प्रदेश के नैना कुठार में है, ये पूछ चुका है। ठीक, और ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
क्योंकि हमारा यूपी SSSC का एग्ज़ाम है और यूपी का है तो भाई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। दशावतार मंदिर जो है ये देवगढ़ ललितपुर यूपी में है। ठीक है, ललितपुर के देवगढ़ में दशावतार मंदिर है यूपी में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और शिव मंदिर जो है ये भी खोह में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के नगौदा में खोह में जो है शिव मंदिर है। तो शिव मंदिर ईजी हो जाता है ऐसे। शिव मंदिर यहाँ भूमरा में है, वही शिव मंदिर मैंने यहाँ लिख दिया खोह में। हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट में जो जगह होगा। और एक भीतरगांव और लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ये एक्चुअली उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। ये ईंट के मिलते हैं मंदिर जो है, ये यूपी के कानपुर में है। ठीक है, तो यहाँ हमने मतलब मैक्सिमम जो 99% जो है गुप्त काल के सारे फैक्ट कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और मैं बार बार बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर लगाते रहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच।